हम्म चलिए शुरू करते हैं। हमने जाना कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है 2a के बराबर, है ना। दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस 2a। सेंटर ऑफ द डायपोल बीच में होगा माइनस और प्लस क्यू के, और इसका डिस्टेंस आइदर चार्ज से a के बराबर होगा, है ना। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ डायपोल इज a फ्रॉम एनी वन ऑफ द चार्ज। ठीक है। हाउ टू डिफाइन डायपोल्स? डायपोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, है ना। और मैग्नीट्यूड क्या होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर का, बताओ। व्हाट इज द Q मैग्नीट्यूड ऑफ into डायपोल 2. मोमेंट वेक्टर? q into 2a। सो q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, और 2a इज द डिस्टेंस या फिर सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और इसी को अगर वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर के फॉर्म में, तो वी प्रोवाइड द डायरेक्शन वेक्टर जो होता है पी कैप। और पी कैप का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? प्लस क्यू टू माइनस क्यू। हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। यार आई एम इन द क्लास। ठीक सर ठीक माइनस क्यू से ओके प्लस नहीं ओके होता? ओके। क्या क्या बोला बेटा? माइनस क्यू से प्लस नहीं होता? हाँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू हमेशा यही होगा। डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू टू प्लस क्यू तो बोला बेटा मैंने, या प्लस बोल दिया? माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा हमेशा। तो पी कैप डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे ये मॉलिक्यूल्स के। फिर हमने क्वेश्चन किया था, डायपोल मोमेंट वेक्टर निकाला था, डायरेक्शन उसका निकाला था। देन वी प्रोसीडेड और ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें दिस कैपिटल 2q चार्जेस स्प्लिट इनटू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो दो वेक्टर क्वांटिटी आ गए, वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज किया एडिशन का, तो भी सॉल्व दिस। ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल हमने निकाला था दो तरीके के पॉइंट्स पे। द फर्स्ट वन वर्स द एक्सियल पॉइंट्स। तो एक्सियल पॉइंट कौन से होते हैं? एक्सिस ऑफ द डायपोल पे। और एक्सिस ऑफ द डायपोल वो होता है जो दोनों चार्जेस के थ्रू पास करे, ऐसा स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट चार्जेस। ठीक है। तो एक्सिस पे निकाला था, फॉर्मूला क्या आया था बेटा इसका? 2k केपी पी का। आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। और फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे निकाला था। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वो होते हैं जो सेंटर ऑफ द डायपोल से पास करने वाली लाइन के ऊपर लाई करें, राइट। तो इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था बेटा? देखो इसका तो आया था एक्सियल का, तो 2k pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या आया था? क्या फॉर्मूला था? माइनस के पी अपॉन आर स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर 3/2। या फिर इसमें अजम्पशन लिया तो माइनस के पी बाय आर क्यूब। ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाउंड आउट द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे आपने निकाल लिया था। ठीक। अब इसके आगे हमें करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द दिस टॉपिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग डालो, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, हेडिंग डाल लो ये, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखते हो? नोटबुक बना रखी है बच्चों? अरे यस देखो सर, यार, बनाइए। पहले हमने एक यस बार यस सर। डिसाइड किया था, एक बार हमने रूल्स बनाए थे ना क्लास के। क्या एक ही तो रूल था क्लास का? क्या था? जवाब देना। हाँ, राइट सर। पार्टिसिपेट करना। तो वो भी नहीं कर पा रहे, ऑलवेज क्या कर रहे, सर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट गुड बेटा, है ना। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन दिस टॉपिक इन द नोटबुक। चलो अब फोकस करते हैं इधर। क्या आपको ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही हैं बेटा? यस सर। ये क्या है? यस ये सर। आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ग्रीन लाइंस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म है, इस वजह से क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टेड कौन से डायरेक्शन में है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? पॉजिटिव आई टू कैप? नेगेटिव। नहीं, आई कैप डायरेक्शन है ना अभी इधर, सर पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन। पॉजिटिव ठीक आई है। क्या?
तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट इज द सोर्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट मोस्ट साइड में, एक कंडक्टर दिखाई दे रहा है जिस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से स्टार्ट हुआ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इंफिनिटी तक चला गया, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख रहा हूं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव रेड कलर से मार्क किया हुआ है मैंने और एक नेगेटिव जो ब्लू कलर से मार्क किया है। अब मुझे बताओ क्या इन चार्जेस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। लगेगा ना। तो देयर विल बी सम फोर्स ऑन दीज चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर वाला प्लस पॉजिटिव चार्ज था उस पर राइट साइड में लगेगा, क्यों? क्योंकि दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव सोर्स चार्ज, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो इसलिए फोर्स भी राइट साइड में लग रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है उस पर लेफ्ट साइड में लगेगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज को ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं इस केस में आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल? नेट फोर्स कितना है? टोटल 0 0 है भाई। एफ लगा राइट साइड में, एफ लगा लेफ्ट में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स विल बी 0। 0 यस आयुष, yes sir अंशिका, मधु, समझ आ रहा है बेटा आपको ये बात? यस है ना? सर। कोई बड़ी बात नहीं है, इजी थिंग्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर सेम और डिफरेंट? क्या इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना। yes देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। सेपरेशन दिखाई दे रहा है ना, ये सेपरेशन है। तो ड्यू टू दिस सेपरेशन क्या होगा? देयर विल बी सम टॉर्क। ये क्या करेगा? मोमेंट जनरेट करेगा। जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे, ये आपस में क्या करेंगे? दे विल जनरेट अ मोमेंट एंड दे विल ट्राई टू टर्न दिस डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या करेंगे? डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे ना। अरे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को इमेजिन कर लो जो परमानेंट डाइपोल है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो रोटेट हो जाएगा, है ना। तो रोटेट होगा अबाउट द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देयर इज ए टॉर्क टाउ एक्टिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो टाउ जो है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल के अबाउट लग रहा है, जो क्या करेगा? इस डाइपोल को ट्विस्ट करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम चार्ज। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म फील्ड था, उसमें आपने डाइपोल को रखा। नाउ द डाइपोल इज एक्सपीरियंसिंग ए नेट टॉर्क, है ना। टॉर्क लग रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और ये टॉर्क कब तक लगेगा? जब तक कि आपका डाइपोल ऐसे अलाइन ना हो जाए, जैसे नीचे ड्रॉ किया ना मैंने इसको। तो दिस इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही अलाइन होगा तो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स एफ और नेगेटिव पे लगने वाला एफ दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया है। तो अब टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो टॉर्क 0 हो जाएगा। कब तक लगेगा टॉर्क? जब तक कि डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल है। जैसे ही एंगल 0 हो जाएगा वैसे ही हम क्या बोलेंगे? टॉर्क इज 0। समझ आया गौरव, मन्नत, साहिल? yes सर डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं रोटेट कर सकता? एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता था बेटा, डिपेंड करता है उसका इनिशियल पोजीशन क्या है ना। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव होता, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाते हैं ना। देखो अगर मैं इधर ड्रॉ करूं इसको, अगर ये डाइपोल ऐसा होता बेटा, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर होता और नेगेटिव चार्ज ऊपर होता, तो फिर बताओ ये ऊपर वाला फोर्स इधर लगता और पॉजिटिव वाला फोर्स इधर लगता, तो फिर किधर रोटेशन होता जी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ओनली, है ना। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप में कर दो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू या थीटा बिटवीन द डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो आप देखो आपको ये बात समझ आती है, तो अब इसको है ना थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूलाज को, ठीक है। अच्छा, टाउ जो वेक्टर होता है, टॉर्क वेक्टर, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द फोर्स आर्म, है ना। देखो एक पॉइंट ऑफ रोटेशन आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, दिख रहा है। इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट फोर्स लग रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, किसी आर दूरी पर जाके फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स विल ट्विस्ट द ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ द रोटेशन, ठीक है, ऐसा रोटेशन मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं टाउ वेक्टर, और मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं आर क्रॉस एफ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। टाउ इज रिप्रेजेंटेड बाय आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट को वी ऑलवेज से इट एज आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास हमेशा साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखते हुए क्या करेंगे बेटा, वी विल ट्राई टू डिराइव द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस डाइपोल, ठीक है। अब देखो यहाँ वही डाइपोल है, ऊपर आपने फोर्स तो बता दिया कि सर फोर्स तो आपका जो है ना 0 ही लगेगा, क्योंकि मैं फोर्स को अगर कैलकुलेट करता हूं तो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल ऑलवेज बी 0। और सिर्फ आप टॉर्क बताओ, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इधर यहाँ पे नोटिस करो, नेट फोर्स आपको मिलेगा 0 बिकॉज वन विल इन द पॉजिटिव एंड अनदर वन विल इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो दैट विल कम अप एज 0। और टॉर्क निकालें तो आर एफ साइन थीटा होता है, हमें मैकेनिक्स से पता है। फोर्स का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बेटा, व्हाट इज दिस फोर्स, इज इट इक्वल टू क्यू इनटू ई, कैसे आया है? Yes. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डेफिनेशन पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो Q इंटू ई आपका क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, ठीक है। अब देखो फोर्स आया QE, तो हमने क्या किया बेटा, फोर्स को रिप्लेस कर दिया QE से, फोर्स की जगह हमने रख दिया QE, राइट। और सेपरेशन निकालना है, R निकालना है। अब R को निकालने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। हम एक सेंटर ऑफ रोटेशन, जब आपने कपल पढ़ा होगा तो ये नोटिस किया होगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जब कपल होते हैं ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अबाउट, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कपल जनरेट कब होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड होते हैं किसी पॉइंट से, तो वो टॉर्क जनरेट करते हैं। तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं अलोंग दिस डाइपोल, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं फॉर द रोटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लेता हूं, ताकि जो ये फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पर, ये इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाए फॉर इजियर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, जो इनका सेपरेशन है फोर्सेस का, वो क्या है 2a, लेंथ ऑफ द डाइपोल के बराबर, और उसका साइन कंपोनेंट है थीटा, आपको दिख रहा है, तो इसका साइन कंपोनेंट ये भी थीटा होगा, तो दिस इज द 2a साइन थीटा कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, फोर्स इंटू आर्म लेंथ, आर्म लेंथ हो गया 2a इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या किया बेटा, आर साइन थीटा ऑलरेडी था, तो आर को रिप्लेस करके 2a लिख लिया, और साइन थीटा इज द कंपोनेंट विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। एक तरीका ये था। यहां से ऐसे समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप बोल रहे हो सर कि सेंटर ऑफ डाइपोल से ही मुझे कैलकुलेट करना है, तो कर लो। सेंटर ऑफ डाइपोल से एक चार्ज का दूरी कितना है, a, दूसरे का भी a है, तो इसको 2 बार लिख लो। 2 बार लिखने से क्या होगा बेटा, मान लो मैं लिखता हूं टॉर्क निकालता हूं अबाउट सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो कैसे करेंगे उसको, हम क्या कर सकते हैं, Q इंटू ए प्लस Q इंटू ए, 2 बार आ जाएगा, तो भी तो वही होगा ना, Q इंटू 2a, ठीक है। तो लेंथ आपका, सॉरी Q नहीं है, FQE आएगा, तो बेसिकली हम इसको F ही लिख लेते हैं, F इंटू ए और प्लस दूसरा भी F इंटू ए, तो 2 बार F इंटू ए आ जाएगा। तो आप हमेशा उसको लिख सकते हो 2 बार, तो 2a ही आएगा, ठीक है। तो R की जगह हमने 2a लिख लिया, तो Q आर एफ साइन थीटा क्या बना, फोर्स की जगह QE, R की जगह 2a और साइन थीटा एज इट इज। तो हमने लिखा कि Q और 2a, Q और 2a को कंबाइन करके क्या बना हमारा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। Q इंटू 2a ही तो होता है डाइपोल मोमेंट, और E एज इट इज आ गया, और साइन थीटा भी एज इट इज आ गया, तो ये बन गया आपका PE साइन थीटा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इज PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा क्या होता है, इट इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखो हमें पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट का अगर हमें वैल्यू पता हो, और हमें पता हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता हो, तो हम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दैट डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या आया बेटा,
P क्रॉस E, और इसी को लिखेंगे PE साइन थीटा। तो नोट डाउन करो, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E इक्वल्स टू PE साइन थीटा। P क्रॉस E, और यही किसके बराबर है? PE साइन थीटा के बराबर। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप? टॉर्क का डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क वेक्टर? टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? राइट हैंड थंब रूल से पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा राइट हैंड थंब रूल? हैंड रेज पढ़ा है करना सर। जिनको राइट हैंड थंब रूल पता है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, देखो यार, अगर निकालना हो तो इस पे जूम करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लूंगा अपना, आई विल अलाइन माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। करो अपने उंगलियों को आर वेक्टर की तरफ अलाइन करो, और ट्विस्ट करो फोर्स वेक्टर की तरफ, ट्विस्ट करो फोर्स वेक्टर की तरफ। आर की तरफ अलाइन करो, आर क्रॉस एफ है ना, तो आर ट्विस्टेड विद इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, आर क्रॉस एफ, आर ट्विस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। तो किधर आपका राइट थंब पॉइंट कर रहा है? इस केस में कहां पे पॉइंट कर रहा है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड बेटा आपका अपवर्ड। Inward. इनटू द, अवे फ्रॉम द, देखो दिख रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आई एम अलाइनिंग माई फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, किया, और ट्विस्ट कर रहा हूं एफ की तरफ। तो अभी देखो मेरा हाथ कहां पे अलाइन है, माई फिंगर, माई थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम, है ना? देखो आर क्रॉस एफ, अपवर्ड, इट अवे फ्रॉम द स्क्रीन, है ना? क्या कर रहा है यार, इतना एआई भी ना ठीक नहीं रहता। हाँ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो आउटवर्ड अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो यहां पे अगर डायरेक्शन निकाला जाए तो इट इज अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर मैं इस केस में पूछूं, इधर आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आई कैप डायरेक्शन में। तो अगर मैं अब आर क्रॉस पी क्रॉस ई निकालना चाहूं, तो डायरेक्शन किधर आएगा टॉर्क का? पी की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करो और ई की तरफ टर्न करने की कोशिश करो, तो इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। करके देखो, यस सर। पी की तरफ पॉइंट किया और ई की तरफ ट्विस्ट किया, तो किधर आया डायरेक्शन? इनवर्ड आया, इनटू द प्लेन ऑफ। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आया। आया सबका? Yes, sir. अरे बोलो। आ गया सर। लोहित, अनुष्का, गौरव, Yes, sir. आया? तो यहां से मुझे टॉर्क का डायरेक्शन क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो गोइंग इनटू इट, है ना, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट? ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लिया बेटा आपने? यस सर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट जो अभी पढ़ाया आपको, कि मुझे आपको कैलकुलेट करके बताना है, आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करके बताना है। सब लोग करो इसको कैलकुलेट, जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे।
शाबाश गुरमन्नत, आयुष। शाबाश साहिल। देखो बेटा क्वेश्चन देखो आप लोग। An electric dipole with dipole moment of this aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था टॉर्क का, क्या था बेटा? टाउ इज इक्वल टू PE पी साइन क्रॉस ई, और इसी को लिखे थे क्या? पीई साइन थीटा। साइन थीटा। यहाँ पे पी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट का? 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम्ब मीटर, राइट। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया है बेटा? 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम्ब। और थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, है ना। बाकी जो नहीं कर पा रहे वो क्या करोगे यार तुम लोग, कैसे पढ़ोगे? पीई साइन थीटा, पी का वैल्यू ई का वैल्यू, साइन थीटा कितना आएगा? साइन हाँ 30 डिग्री। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, लिखो क्या आएगा आंसर बेटा? 10⁻⁻4। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर। सो टाउ का मैग्नीट्यूड आएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। जिस बच्चे को डाउट है पूछो बेटा, क्या समझ नहीं आया? हाँ जी, अनुष्का आंसर आ गया, लोहित, अंशिका, मधु? यस सर। समझाओ अनुष्का, हाँ समझाओ कैसे किया बेटा हमने इसको। सर, मैग्नीट्यूड दिया है 5 × 10⁴ हम्म फिर टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, तो पी साइन थीटा, और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बस। हम्म ओके ठीक है, तो आंसर आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ गया, ठीक है। ओके चलो, तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर इज अवर आंसर। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा डाइपोल लोकेटेड होगा तो वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और इस फोर्स कितना आएगा बेटा? नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, अनुष्का, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? अनुष्का आप बताओ बेटा। अच्छा, कितना आएगा बेटा? चलो मधु आप बताना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बेटा? आयुष, गौरव, रीमा, बताओ। सैफ अली, सफीर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बेटा? हेलो, क्लास में हूँ यार मैं। 9:30 बाद कॉल करना। हाँ, सो क्या आएगा फोर्स? अरे बताओ, साहिल और गुरमन्नत को छोड़ के जिसको भी आंसर आता है बताओ। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल? बताओ बताओ। हम्म अरे बताओ, अभी तो बताया था व्हाट इज नेट फोर्स। क्या करते हो यार तुम लोग हैं? देखो कोई तो छोड़ भी गया एक बच्चा। चलो आप बताओ साहिल एंड गुरमन्नत, क्या आएगा बेटा नेट फोर्स?
0. 0। गुरमन्नत, सर 0। क्या इस केस में होगा कि हमेशा जब भी यूनिफॉर्म फील्ड में रहेगा तो डाइपोल पे फोर्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। यस। बाकी लोग क्या करते हो भाई क्लास में? तुम्हें तो धुआं अभी से दिख रहा है, पेपर में तो दिखेगा पक्का। धुआं धुआं। कैसे करोगे रे? अच्छा समझ नहीं आया तो पूछो, तो डाउट्स तो पूछो। अभी आपको आंसर क्यों नहीं आता? गजब है भाई। अभी आगे पढ़ेगी, यही पढ़ाएं दोबारा। अनुष्का, गौरव बताओ, रोहित, मधु, आगे पढ़ें कि यही पढ़ाएं? गुरमन्नत और साहिल छोड़ के चले जाएंगे सर, बस करो अब, है ना? कितना पढ़ाओगे इसी चीज को? बताओ बताओ। वाह, तो आप लोग इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, है ना? जो नोट्स में लिखी चीजें वो भी नहीं लिखते हो, इसका मतलब वो हो गया कि सर हमें तो पढ़ना ही नहीं है, आप कितना भी पढ़ाओ। चलो अब लिखो। नोट्स जो नहीं बना रहे ना, ऐसे नोट्स पलट के भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ लिखा हो तो पता खुद दिखा, दिमाग में चमकेगा ना, तो फायदा करेगा। चलो बेटा, नई हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हेडिंग डालो। मैं एक बार आया अपना टिफिन पिक कर लूँगा यार। डाल दी हेडिंग बेटा? हेलो हेलो हेलो। इससे डाल दी। ठीक है, देखो अब पहली बात लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लो। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? इट इज फ्लो, है ना? तो जैसे एक टैंक अगर आपको दिया जाए तो यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज आउटफ्लो, है ना? पानी बाहर निकलता हुआ पानी क्या कहेंगे? आउटफ्लो या आउट फ्लक्स। अंदर नलके से पानी आता हुआ जो है उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो या इनफ्लक्स। तो जब भी कोई चीज होगी बाहर जाएगी तो आउटफ्लक्स, अंदर आएगी तो इनफ्लक्स। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? अब सब बच्चे ध्यान से सुनो, देखो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो यू शुड आंसर, है ना? क्या करते हो यार, तुम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम क्यों है? आपको बार बार बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, फिर भी याद नहीं होता। क्या करते हो रे? कहाँ जा रही है तुम्हारी एनर्जीज? ठीक है। सो जब भी बात करेंगे यहाँ पे फ्लक्स की तो इट विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरी चीज क्या लिखी है बेटा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जो हमने पढ़ा तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? पॉइंट Point. चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, है ना? हमारे जितने भी चार्जेस थे, वेदर वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर वी कैलकुलेटेड फोर्स। तो जब से हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया तो वहां से अब तक हम क्या बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग ओनली अबाउट पॉइंट चार्जेस। बट क्या रियल लाइफ में पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता है या चार्ज ज्यादा क्वांटिटी में होता है? आमतौर पर जो चार्ज होता है दैट इज इन हायर क्वांटिटी। पॉइंट चार्जेस नहीं होते क्योंकि पॉइंट चार्ज के अलावा भी पॉसिबल है चार्जेस का एग्जिस्टेंस। तो उनमें सबसे पहला होगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, है ना? जैसे कि एक वायर आपको अगर दिखे रेड कलर का इधर, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ठीक है? और मैं बोलूं कि इस 5 मीटर लेंथ के वायर पे टोटल चार्ज 5 कूलम्ब्स है, तो व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी? 1 कूलम्ब पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर, है ना? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वायर को 5 टुकड़ों में तोड़ो
तो एक टुकड़े के पास कितना चार्ज आएगा 1 कूलम, क्योंकि 5 मीटर पे कितना था 5 कूलम्स था। तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वहीं अगर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे बेटा, पर मीटर स्क्वायर द चार्ज इज 5 कूलम्स। तो 5 कूलम्स ऑफ चार्जेस 5 coulombs of charge is uniformly distributed on an area of 1 मीटर स्क्वायर, और 10 कूलम तो 2 पे मैंने दे ही रखा है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। उसके अलावा थर्ड वन कैन बी इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं 100 कूलम्स ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ 20 मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब कितना आ रहा है बेटा 5 कूलम्स ऑफ चार्ज पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फर्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, बताओ। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है? स्केलर। सर इन जनरल स्केलर होती है। आमतौर पर इन जनरल स्केलर होता है, ठीक है। तो अब तक जो हमने किया 10th तक पढ़ा, 11th तक पढ़ा, तो हमारा काम चल जा रहा था कि एरिया को एज ए स्केलर क्वांटिटी लेके, जैसे प्रेशर कैलकुलेशन था वो सब होता। हालांकि प्रेशर में वी टेक एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, एरिया हमें लगेगा कि स्केलर क्वांटिटी है, बट समटाइम्स इन द फिजिक्स हम लोग क्या करते हैं, वी टेक एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल समझो आप, ये वही टैंक है, ठीक है बेटा, ये वही टैंक है जो पानी से भरा हुआ था। इसमें आउटपुट दिख रहा है, क्या पानी बाहर फ्लो करेगा? यस सर। करेगा, Yes. ठीक है। तो देखो मैं मिटा देता हूं एक बार इसको, आउटलेट पे पानी बाहर फ्लो करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा कुछ करो और इस बाहर निकलते हुए पानी को इस कैप को लो और बंद कर दो, बाहर निकलते हुए पानी को इस कैप की हेल्प से बंद कर दो, तो आप क्या करोगे, यू हैव 2 ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस, एंड आउट ऑफ दोज ऑप्शंस क्या होगा, जैसे ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जो आउटलेट दिखेगा, सर्कुलर आउटलेट है ना, ये ग्लास जैसा। मेरा वीडियो देखो आप लोग, दिख रहा है? यस कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको? यस, बहुत कॉल्स आ रहे हैं यार। हेलो, नमस्कार जी, यार मैं क्लास में था, कैन यू कॉल मी आफ्टर 9:30, है ना? हाँ ठीक है। सो अब देखो बेटा, आपको ये ऐसा दिखेगा, अरे देखो यस और नो बोलो ना, अनम्यूट करके बैठ जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलते रहोगे तो मेरा भी मोटिवेशन अच्छा रहेगा। देखो ये है, अब मैं आपको एरिया दिया, मैंने ये मानो कि वो मैंने आपको डिस्क दे दी, तो पानी को बाहर निकलते हुए रोकने के लिए ये तरीका है, आप इसको ऐसे कैप कर दो फ्लैट, पानी रुक जाएगा, यस सर। ठीक है। सर। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे कवर करेगा तो क्या पानी रुकेगा? नो सर। नहीं रुकेगा ना। तो देखो अब एरिया के ओरिएंटेशन पे मेरा एप्लीकेशन डिपेंड कर रहा है ना, तो एरिया का ओरिएंटेशन मैटर करता है, तो इसीलिए हमको कभी कभी एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब समझो कि ये बाहर निकलता हुआ पानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, ठीक है। अब देखो तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे बेटा, ये एरिया है, वही डिस्क मैंने बड़ा करके ड्रॉ कर दिया है। एरिया, एक्चुअल एरिया तो ये है, राइट। और एरिया वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्चुअल एरिया। तो क्या होगा, ये आपका एस वेक्टर होगा, दिस एस वेक्टर इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। तो यहां पे दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल एरिया। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है।
अब हम फोकस करते हैं, इतनी बात अगर आपको समझ आती है तो अब फोकस करते हैं इधर। क्या आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. दिखाई दे रहा है ना? अब मुझे बताओ, क्या एक्चुअल एरिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? हाँ, yes. Yes. No, है ना? parallel. एक्चुअल रेड कलर का एरिया जो है, रेड कलर का एरिया, वो एक्चुअल एरिया तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए देखो कि सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस एरिया इज मैक्सिमम इन दिस केस, जब ये परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर इसी के साथ साथ एरिया वेक्टर की बात करूं, तो क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल एरिया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है ना इस केस में भाई। एस वेक्टर इज आल्सो पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन और ई इज आल्सो पॉइंटिंग इन आई कैप डायरेक्शन। गुरमन्नत समझ आया? Yes, sir. है ना? और एरिया जबकि परपेंडिकुलर, तो ये चीज ध्यान रखना कि व्हेन वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्चुअल एरिया। ठीक है बेटा? तो फ्लक्स तो आपको दिख रहा है कि जी ये परपेंडिकुलर होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके थ्रू जो पास करेंगी वो मैक्सिमम होंगी। बट उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर इन दिस केस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट? ठीक है। Yes, sir. अब पैरेलल जो वेक्टर होंगे उनके बीच में एंगल कितना होता है जी? 0 Zero. degree. ठीक है। 0 degree. तो थीटा अगर हम बात करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो इन दोज केसेस थीटा विल ऑलवेज बी between electric field vector and the area vector। तो थीटा विल ऑलवेज बी between electric field vector and area vector। ठीक है जी। अब ओरिएंटेशन मान लो ये एरिया थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, जैसे ये हो गया, तो थीटा बढ़ा दिया मैंने, 0 से बढ़ा दिया थीटा की वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा when this theta is increased? चलो वापस चलते हैं, एक बार YouTube की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसमें हम सर्च कर लेते हैं, क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे सही सर्च किया हुआ था मैंने। ठीक है बेटा, तो ये आपको अभी बताएंगे कि क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस एरिया से। कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं, काउंट करोगे एक बार? 9. 9। और एरिया वेक्टर लगभग पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। यस? हाँ, yes. Yes. अब क्या करेंगे, अगर इसको टिल्ट किया जाए, एरिया को देखना, टिल्ट करेंगे, टिल्ट किया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, Yes, sir. एंगल अब 0 नहीं है, एंगल नॉन जीरो है, एंगल की वैल्यू बढ़ चुकी है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब कितनी पास कर रही है बेटा? 3 3. Sir. 3. है ना? येलो वाली नहीं कर रही, येलो जिनको मार्क किया वो इससे पास नहीं कर रही। तो जैसे इस थीटा को बढ़ाया गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने वाली उनकी संख्या कम हो गई। तो हम यहां से कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, एज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and the area vector increases, so the number of field lines passing through the given area decreases। yes? Yes, sir. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, ठीक वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास करेंगी वो घटती चली जाएंगी। ठीक है, और आगे बढ़ाओगे, अगर मैं 90 कर दूं थीटा को, तो कितनी लाइनें पास करेंगी जी? 0. अगर 0 है ना, अगर मैं थीटा को 90 कर दूंगा, तो क्योंकि एरिया तो 2D फिगर होता है, थर्ड डायमेंशन 0 है उसकी, तो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया बिकम्स 0। चलो वापस आते हैं, तो यहां से सब चीजें समझ आई। अब इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, इसमें 2 एरियाज हैं, तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट 1 एंड द सेकंड वन इज 2। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कौन से वाले से ज्यादा पास कर रही हैं, 1 से कि 2 से? 2. 2 से। से. बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इज हाइयर, एरिया ज्यादा है 2 वाला, तो उससे ज्यादा फील्ड लाइंस भी पास करेंगी।
और 1 एक छोटा एरिया है तो उससे कम फील्ड लाइन पास करेंगे। तो यहां से मुझे पता चलता है एज आई इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जाए, है ना, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, घटेगी कि बढ़ेगी बेटा? बड़े बढ़ेंगी। एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस सो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। प्रॉपर्टी ऑफ देखा था ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की में, कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में ज्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक जहां पे फील्ड लाइंस होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो देखो जैसे जैसे इसकी फील्ड लाइन बढ़ेंगी, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो यहां से पास करने वाली फील्ड लाइंस की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो दैट मीन्स एज आई इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट मीन्स द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस। चलो, क्या एरिया, एरिया पे तो बता दिया कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फील्ड लाइन ज्यादा जाएंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा उसके थ्रू। ठीक है, एंगल के बारे में बताओ। एज द एंगल इंक्रीजेस बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लाइंस क्या करेंगे, कम होंगी कि ज्यादा होंगी, बताओ? कम होगी। कम होंगी। और जीरो कब हो जाएंगी, जब एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री हो 90 जाएगा। ठीक है, डिग्री। तो अब इन सब बातों को बेटा इकट्ठा करके लिखते हैं तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू मिलेगा दैट कम्स अप एज ई एस कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जैसे ही बढ़ेगा तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आ रहा है। एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो भी फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। ठीक है, और कोस थीटा क्या है, देखो जब थीटा आपका 0 है तो कोस थीटा क्या होता है 1, यानी कि मैक्सिमम। और जब थीटा 90 हो जाएगा तो कोस थीटा क्या होगा 0, तो 0 फ्लक्स, है ना। तो ई एस कोस थीटा को इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, ई डॉट एस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस एंड दैट इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। लिखो, लिख लिया बेटा? ठीक है, बाकी सबको समझ आया? अंशिका यस सर। समझ आया बेटा? मधु, गौरव, लोहित? अच्छा। एक बच्चे से डाउट पूछा था, क्लास ही छोड़ गया। अच्छा, अनुष्का से पूछा था, अनुष्का इज देयर, राइट? ठीक है, नहीं सर, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था, मैंने अभी नहीं नहीं, कोई नहीं, 10-15 अरे मिनट के बाद मुझे लगा आप चले वाईफाई गए। ऑफ हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं नहीं, नहीं सर। कोई बात नहीं, टेक इट चिल। ऐसा लाइट बोलते हैं ना, चली गई ऐसा थी बोलते हैं सर, ना, वाईफाई बंद हो गया था। एक मूवी है ना, कौन सी मूवी में वो डायलॉग, चिल दो दो, कौन सी मूवी में है वो, सब गोलमाल में है ना शायद, आई बिलीव। जस्ट चिल, कोई टेंशन नहीं है रे। ठीक है, बस पढ़ते रहो, मजे करते रहो, दैट इज द ओनली थिंग। फॉर्मूला लिख लिया, ई एस कॉस थीटा ई डॉट एस। हाँ सर। ठीक है भाई, तो यूनिट क्या आएगा बेटा फ्लक्स का? देखो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम्ब। और cos थीटा इज अ यूनिटलेस, इट्स जस्ट अ रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स कम्स अप एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है बेटा, राइट साइड में तो एरिया वेक्टर जो आपको समझाया वही दिया हुआ है, आप पढ़ लेना जब आप रिवाइज करो। ठीक है, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम डायरेक्टली बेटा ई डॉट एस नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एस। तो एलिमेंटल एरियाज पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट ऐसा क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, आएगा तो गॉस लॉ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इतना हो गया तो अब आपका समय आ चुका है सवाल करने का। ठीक है, तो अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, जिनका आंसर आएगा जस्ट रेज योर हैंड्स, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, चलो जी। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, चलो खुद से पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर आती है हैंड रेज करना, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, है ना। सब बच्चों ने क्लास अटेंड की है, पिछले 5 मिनट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अब मैं किसी से भी पूछूंगा, ठीक है, खुद से नहीं बताएंगे, आई विल आस्क यू, बस हैंड रेज कर लेना, हो गया सॉल्व तो।
बाकी बच्चे भी करो यार, अगर मन्नत ने कर लिया। शाहिल, गौरव, अनुष्का, अंशिका, मधु, रोहित, हाँ, सब बच्चे करो यार। राजेश, क्रिश, क्रिश समझ आ रहा है? क्रिश ने की, समझ आ रहा है बेटा? अरे वो किस, बिल्कुल चिल हो गए हैं, है ना, रिस्पॉन्स ही नहीं करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिनको बोलते हैं ना, सुन तो रहे हो है पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो है। डायलॉग है ना, सुना है आपने? मूवी है ना जिसमें आमिर खान गोला वाला है, मूवी का नाम भूल गया मैं यार। दंगल सर। दंगल, दंगल है क्या? नहीं, जिसमें वो बोलते हैं कि वो रेडियो लेके जाता है, एलियन से कम्युनिकेट करता है, वो दंगल नहीं है यार, उसका डायलॉग है ये। पीके पीके। हाँ सर पीके। पीछे। पीके में है, वो बोलता है ना ऐसे सुन हो जाता है तो डॉक्टर वाले जाता है, सुन तो रहे हो है पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सुन तो रहे हैं पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बुझ गए हैं ये लोग, है ना? ना पढ़ाई करते हैं, ना मूवी देख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करो भाई, कुछ कुछ करो, पढ़ाई कर लो। मूवी देखने का तो अभी समय है नहीं, 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, अनुष्का कैसे किया बेटा? सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए से। फाइनल आंसर क्या आया? हाँ अभी वो, इसलिए तो हैंड रेज नहीं किया है सर अभी। और कितनी देर लगाओगे? आधे मिनट का सवाल है ये। अंशिका, अंशिका कर लिया? देखो रोहित छोड़ गया, मीटिंग ही छोड़ गया, अरे सर मेरा नाम लेंगे भाग जाते हैं, फिर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, है ना? बढ़िया है बेटा। राजेश, अरे एटलीस्ट अनम्यूट करके ये बोल दो कि नहीं हुआ सॉल्व सर, मैं करा दूंगा सॉल्व। गौरव, अमित, हाँ, सर आ गया। क्या है आंसर बताओ? क्रिश, 6i प्लस 6j प्लस 9k। डॉट प्रोडक्ट में तो आई जे आता ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट तो फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अंशिका क्या है बेटा आपका आंसर? सर 29। चलो देखते हैं। आयुष, क्रिश सॉल्व किया? मधु, राजेश, हाँ बोलो बोलो। सर 31। 31 आया ना? ठीक। चलो सॉल्व मेरा करते हैं बेटा। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ई का वैल्यू दिया 5i कैप, सब लोग ध्यान से सुनो, अब हो तो रहा नहीं है आपसे, 6k कैप, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया, और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर आया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक है जी? आ क्यों नहीं रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या मेरा? ये क्या हो गया इसको? अरे यार, स्टोरेज इज फुल करने लग गया ये। जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया है।
अरे भाई हैंग हो गया है अरे तो। अब आ गया इसको वापस से होश। लेट्स जॉइन अगेन। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे थे, तो ई डॉट एस इज द ई डॉट एस से क्या मिलता है मुझे? फ्लक्स। एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो, यस मेरी सर। आवाज आ रही है ना? स्क्रीन भी दिख रहा है अब। तो ई डॉट एस, अब ई वेक्टर को लिख लेंगे और एस वेक्टर को लिख लेंगे, राइट? इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता है बेटा कि क्या करना है, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर दो साथ में, है ना? आई कैप एंड आई कैप टुगेदर, इधर 1 था इधर 5 था, दोनों आए तो 5 into 1 हो गए, राइट? अभी समझाया था मैंने ये चीज आपको जब मैं पढ़ा रहा था M1D। 4 और 2 आए मल्टीप्लाई हो गए, और 6 and 3 आए मल्टीप्लाई हो गए। तो 5 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 6 into 3, 5 प्लस 8 प्लस 18, और फाइनल आंसर आएगा 31। यूनिट क्या होता है फ्लक्स का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर फ्लक्स, राइट? ठीक है, यस। यस सर। अब समझ आया रे राजेश नेगी साहब? आ गया समझ? देखो क्रिश, ये कितने बच्चे, मुझे जेन्युइनली हाथ ऊपर करना जिनको मेरी आवाज आ रही है, वो आर रियली प्रेजेंट इन द क्लास, जस्ट रेज योर हैंड। बढ़िया, नाम लिख लेते हैं इनके, बाकी सबको बाय टाटा। फोटो खींच लेते हैं ना, क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया। हो गया, ठीक है। तो कौन कौन नहीं है अब? 2 4 6 7, ठीक है। 3 बच्चे क्लास में है नहीं अभी। कृष्ण नेगी हो गया, और मधुश्री, और बाकी एक बच्चा और है, कौन है? आयुष, आयुष तो है, अनुष्का भी है, ठीक है। तो बाकी लोग जो हैं हमारे पास, एक बच्चा और नहीं है यार, कौन है? राजेश आर्य, आई बिलीव राजेश आर्य भी है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। तो 31 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब आपका आंसर आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा दिमाग लगाना और ट्राई टू सॉल्व इट, है ना? अभी हमने फ्लक्स की बात करी है, यू हैव टू थिंक अबाउट, और फिर इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा जो हम यूज़ करेंगे बाद में। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। सर इसको तो सीधा गॉस थ्योरम का रिजल्ट नहीं लिख सकते? ट्राई करो, लिख तो सकते ही हैं। कितने बच्चों को लगता है इसका रिजल्ट गॉस थ्योरम वाला आएगा, लास्ट जो आएगा वो? सर रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। है ना?
तो एक बार ट्राई कर लो, आएगा तो वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, बट एक बार ट्राई कर लो। एक बार सॉल्व कर लो उसको ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बेटा ई डॉट डी एस निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई क्यू। फोर्स आता है एफ बाई क्यू करते हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा ई। और डीएस का इंटीग्रेशन, भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा एक पॉइंट चार्ज, तो उसका इंटेंसिटी तो आपको पता चल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चार्ज से एक फिक्स्ड दूरी पर। और डीएस क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। सो व्हेन यू इंटीग्रेट इट ओवर द कंप्लीट लिमिट्स तो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस सारी वैल्यूज डालो और फ्लक्स की वैल्यू निकाल के देखो। के को सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू जो आएगी ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसमें के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट कर दो एंड देन गिव मी द आंसर। क्या आ रहा है? सर कर लिया। कर लिया? चलो कराते हैं अब आपको, फिर आगे बताएंगे कि ये गॉस लॉ में कैसे यूज होगा। ठीक है, चलो बेटा देखो ये सेंटर पे चार्ज लोकेटेड था स्फीयर के। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। ठीक है, और ये जब रेडियली इमर्ज करेगा तो व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पासिस दिस स्फेरिकल शेल, जो आपको रेड कलर का स्फेरिकल शेल दिख रहा है, इसको जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा देन इट विल क्रॉस इट परपेंडिकुलरली, है ना। तो इस पे भी परपेंडिकुलरली हिट करेगा। तो यानी अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आप एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो दैट मींस वी कैन राइट ई एस ई डॉट डी एस जो निकाल रहे हैं उसको वी कैन राइट इट एज ई डी एस, है ना, बिकॉज cos 0 विल ऑलवेज बी 1. So E is constant because since at every point on all these points distance is fixed, it is radius of the sphere. तो ये आपका फिक्स है डिस्टेंस। तो आप क्या कर रहे हो बेटा? यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो आपका E का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे के पूरे रेड कलर के स्फीयर के एरिया को, यानी वी आर adding up the complete area of the sphere that will come up as 4 pi r square. तो हमने सीधा वैल्यूज रख दी। k को 1/4 pi epsilon नोट रखा, q अपॉन r square as it is 4 pi r square. अब यहाँ पे r square एंड 4 pi कट जाएंगे तो फाइनल आंसर आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग दिस रेड कलर स्फीयर विल कम अप एज q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नोट। जिस बच्चे को डाउट है एक बार पूछेंगे अनम्यूट करके बेटा इस टाइम पे, इस क्वेश्चन में डाउट है तो। q अपॉन एप्सिलॉन नोट, डाउट है जी? चलो अब एक जहां पे नोट्स बना रहे हो वहां पे यही इसी के कंक्लूजन को लिखते हैं, राइट। इफ अ चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, है ना, तो ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, ये लिखो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नोट। टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस इज q बाय एप्सिलॉन नोट। फिर q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। तो एनक्लोज्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ closed surface is q by epsilon naught, where q is the charge enclosed inside this closed surface. ठीक है, तो यही हमारा गोज लॉ की डेफिनेशन है। इसके जस्ट बाद वही देखेंगे एक दो क्वेश्चंस करके कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड अ स्फीयर इज q, सो टोटल फ्लक्स विल बी q by epsilon naught। ठीक है, चलो जी। अब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया उसको फटाफट देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लीनियर, दूसरा सरफेस या एरियल और थर्ड वन इज
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट होता है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर किसी रोड पर, वायर पर, स्ट्रिंग पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे इट इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन लेंथ। ठीक है बेटा, तो अगर इस केस में बोलूं कि टोटल चार्ज ऑन दिस रोड इज कैपिटल क्यू एंड लेंथ ऑफ दिस रोड इज एल, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगा बेटा, lambda is equal to q by l, total charge divided by length of the road. So this will come up as linear charge density lambda is equal to q upon l. और यूनिट लैम्डा का क्या आएगा बेटा, व्हाट विल बी द यूनिट्स, कूलम पर मीटर, कि एक मीटर में कितना चार्ज है, जैसा आपको पहले बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में। फिर दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ गिवन सरफेस एरिया, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं इसको, वी रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय सिग्मा एंड दिस विल कम अप एज क्यू बाय ए, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, सो दिस इज सिग्मा। ठीक है बेटा, इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है, उसको बोलते हैं रो, एंड दिस विल कम अप एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटीज, है ना, जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर है, वॉल्यूमेट्रिक है, एरियल है, करो कैलकुलेट, दिस इज द क्वेश्चन बेटा। अब इसको सब करना है यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में तो बहुत लकी हो ऐसा मानना। सॉल्व करो फटाफट से, जिनका आंसर आएगा जस्ट रेज करेंगे हैंड को ना, बाकी पूछूंगा मैं। सब बच्चे सॉल्व करो बेटा, केवल साहिल और गुरमन्नत ही सॉल्व करते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हो। अनुष्का ने भी किया, शाबाश। ठीक है, बाकी सब भी करो यार सॉल्व।
हाँ जी, सॉल्व किया। अंशिका, मधु, आयुष, गौरव, राजेश, क्या करते हो यार तुम लोग? अनुष का आंसर क्या है बेटा? 1.004 into 10 to the power minus 3. 1.004 इंटू 10⁻³ ठीक है, चलो। 3. A uniformly charged conducting sphere of 2 meter diameter has a surface charge density of this. ठीक है, तो आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे दी है, डायमीटर 2 मीटर दिया है, तो रेडियस क्या होगा बेटा इसका? So 1 मीटर। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आता है? 4 पाई r², तो इट विल बी 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई मीटर स्क्वायर, है ना, ये आपका एरिया आ गया। अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, दैट इज 80 माइक्रोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा इंटू ए, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना है बेटा? 80 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा यूनिट में है, राइट, तो कन्वर्ट कर लिया इसको इधर, इंटू एरिया विच इज 4 पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 320 पाई इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट क्या आएगा? कूलम्स, राइट। अब आगे सॉल्व करेंगे, 320 इंटू पाई विल कम अप एज 1004.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। इसी को अगर अप्रोक्सीमेट करें तो इट विल कम अप एज 1000 माइक्रोकूलम, और इसी को आगे करें तो ये लगभग आएगा 10⁻³ कूलम्स। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व होगा। अब समझ आया मधु, राजेश, गौरव, अंशिका? समझ आया जी? Yes, sir. आ गया, ठीक है। मधु समझाओ कैसे किया बेटा? मधु समझ आ गया? अभी बताओ कैसे किया। Yes, sir. मैं वही बोल रहा हूँ, अभी समझाओ मुझे, हाउ हाउ डिड वी सॉल्व दिस थिंग। अब बताओ क्या समझ आया है। मधु अनम्यूट करो बेटा और बताओ। अभी आप बच्चे नहीं रहे ना, अभी आप 12th में हो गए हो, यू आर नॉट अ चाइल्ड। ये आपसे बार बार पूछेंगे, अभी बताओ। गौरव आप बताओ। कौन बताएगा रे, बताओ। हाँ, कैसे सॉल्व किया गौरव, बताओ। सर आर ए दे रखा है और उसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया थीटा अपॉन एरिया। बस बस करो, हो गया तुम्हारा। ठीक है, अभी आगे नहीं पूछना मुझे, कंफ्यूज कर दोगे सबको। ठीक है, राजेश सॉल्व हो गया बेटा? राजेश, ठीक है। आयुष यस सर। हो गया सॉल्व? यस सर। डाउट्स कौन पूछेगा, समझ नहीं आ रहा तो बताओ कैसे किया, फिर सॉल्व हो गया तो। सर इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा। क्या है फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का? सर सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, ये क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में? और क्वेश्चन में सर सिग्मा गिवन था, जो हाँ चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 हाँ, माइक्रो कूलम। और राइट एरिया एरिया हमको निकालना था, जो स्क्वायर का था 4 पाई r²। हाँ, डायमीटर दे रखा है, राइट रेडियस ठीक है, 1 होता। राइट तब राइट सॉल्व कर दिया। ऑप्शन, माइक्रो कूलम को राइट मतलब पहले वो उसको चेंज करना था, 10⁻⁻6 हाँ, इंटू करके। ठीक है, ठीक, शाबाश बेटा, वेरी ऐसा गुड। तब ठीक सॉल्व। है, ठीक है।
तो हमारा आंसर आ गया 10 Thank की you, पावर sir. -3 कूलाम, इसी को मिली कूलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हमारा आंसर सही आया है। देखो आज क्या क्या पढ़ लिया बेटा हमने। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा ई डॉट एस, है ना, तो इसी को ई एस कोस थीटा भी लिखते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ई और ई को आपको एलिमेंट्स लेके एरिया के फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाय ए, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाय वी। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आया 3-4 चीज़ें। अब क्या टाइम हो गया हमारे पास, 17 अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ को, लिखो नया हेडिंग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अभी जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा था आपको, जिसमें फाइनल रिजल्ट आया था क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, है ना, एक चार्ज था क्यू स्फीयर के अंदर सिचुएटेड था, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, वही है गॉस लॉ, अभी डिस्कस करेंगे। देखो एडिंग लिख लिया गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले गॉस लॉ पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज क्लोज्ड सरफेस एस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या था बेटा, एक स्फीयर था, एक स्फीयर था, और स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू था। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट स्फीयर कितना था, क्यू, और टोटल फ्लक्स का फॉर्म आंसर क्या आया था, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो यही था गॉस लॉ। देखो लिखा हुआ है ना कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नोट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है कि सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज अंदर रहना चाहिए, है ना, बंद रहना चाहिए, उसमें एनक्लोज्ड रहना चाहिए। तो अभी आपको एक येलो कलर का स्फीयर सरफेस दिख रहा है, एस, येलो कलर का सरफेस दिख रहा है बेटा, है ना। अब इस सरफेस Yes, के sir. अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज क्या क्या है, इसके अंदर अंदर एनक्लोज्ड कौन कौन से हैं, Q1 -Q2 -Q3 एंड Q5। तो इतना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है, दिख रहा है। और Q4 एंड -Q6 ये दोनों बाहर हैं, तो इनका हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं है। वी ओनली हैव टू लुक द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस। तो जो भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा उसी के लिए हम कंसर्न रहेंगे। तो जब क्यू ई एन जो है ना, क्यू एनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज अंदर है उसी का सम करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज एनक्लोज में क्या आएगा, प्लस Q1 -Q2 -Q3 एंड Q5, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा एनक्लोज चार्ज आ गया, Q एनक्लोज। तो इसी को लिखते हैं Q एनक्लोज। क्या आया इस केस में, Q1 -Q2 -Q3 प्लस Q5। ठीक है, और गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल फ्लक्स विल बी Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नोट। तो जब फ्लक्स निकालोगे, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस एस इज सम ऑफ दीज चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो यही गॉस लॉ बोलता है, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है बेटा, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल चार्ज आप निकाल लो जो अंदर बंधा हुआ है सरफेस के और डिवाइड कर दो उसको एप्सिलॉन नोट से, तो आपको टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस मिल जाएगा। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गिवन सरफेस एस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो गॉस लॉ जो है ना वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू होता है, यानी कि सरफेस को क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस काम नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि सरफेस इज लाइक दिस, तो इसमें ओपनिंग है एक साइड, अब इसके अंदर चार्ज चाहे कितना भी रखा रहे, वी कैन नॉट कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस ओपन सरफेस यूजिंग गॉस लॉ।
फ्लक्स तो होगा भाई, इस लाइन से फ्लक्स तो होगा क्योंकि फील्ड लाइंस जाएंगी, बट टोटल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ फील्ड लाइंस इधर से भी एस्केप करेंगी ना, तो वो हम मिस आउट कर देंगे उनको। ठीक है, तो क्या होगा कि गोज लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन द सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस, राइट। तो देखो यहाँ पे पहला वाला S1 है, ये क्लोज्ड है कि ओपन है? क्लोज्ड है, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल। और S2 ये भी क्लोज्ड है। क्लोज। ठीक है, तो यूजिंग गोज लॉ अगर मैं S1 में अगर फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स थ्रू S1 कितना आएगा? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। सिमिलरली इधर निकालूं फ्लक्स, तो यहाँ भी चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो देखो दोनों ही सरफेसेस से फ्लक्स की वैल्यू बराबर है क्योंकि दे आर गॉसियन सरफेसेस। आपने क्या किया, टोटल चार्ज एनक्लोज था वो दोनों ही केसेस में बराबर था, तो दैट मीन्स फ्लक्स बराबर आया। अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, एक बार बताना कि ओपन सरफेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों नहीं है। बताएंगे अभी, एक बार फिर से बताएंगे। यहाँ पे रुको, तो ये सुन रहे थे ना आप लोग क्लोज सरफेस। अभी देखो बेटा, यही तीन चार्जेस मैंने Q1 Q2 Q3 रख दिए S1 के अंदर, दिख रहा है? तो S1 इज ए क्लोज्ड सरफेस की ओपन है? क्लोज्ड है। सिमिलरली S2 भी क्लोज्ड है और S3 भी क्लोज्ड है। अब मुझे बताओ कि गोज लॉ को यूज करके इफ आई वांट टू फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू S1 कितना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? दैट इज सम ऑफ दीज चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। S2 के अंदर कौन कौन से चार्जेस एनक्लोज्ड हैं बेटा? यही थी। Q1 Q2 Q3 तीनों, है ना? और S3 में भी तीनों। अब देखो शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। फ्लक्स केवल सरफेस क्लोज होना चाहिए और चार्जेस उसके अंदर एनक्लोज होने चाहिए, तो आप टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अब वापिस आते हैं कि वाई ओपन अगर हो गया तो क्या दिक्कत आएगी। देखो बेटा, अगर सरफेस ओपन हो गया तो आप देखो कि मैंने क्या बोला आपको, इसको सिंपल करके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये स्फीयर है बेटा, ठीक है, लेकिन स्फीयर पूरा नहीं है, ऊपर से खुला हुआ है, इसके बीचों बीच एक चार्ज रखा है। अब क्या होगा, फील्ड लाइंस रेडियली एमर्जेस आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो। अब मुझे बताओ आप, क्या सारी लाइनों को हमने काउंट कर लिया? नहीं कर पाए ना। No. अगर हम, क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी थी जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो गोज लो क्या करता है, गोज लो तभी लगा सकते हो जब ये सरफेस क्लोज्ड होगा। अगर ओपन सरफेस में गोज लो लगा दोगे तो क्या होगा, आप ओवर एस्टिमेट कर लोगे वैल्यूज को। गोज लो बोलेगा फ्लक्स इतना है, लेकिन वो इस लाइन को भी अपने अंदर काउंट करके चलेगा, बट ये लाइन तो उस सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही, ओपन वाले से नहीं कर रही ना। No, sir. तो लेकिन गोजलो क्या बोल देगा, गोजलो बोल देगा कि अंदर क्यू चार्ज है, एप्सिलॉन नोट कर दो। तो गोजलो ने किसके लिए कैलकुलेट किया, गोजलो ने कैलकुलेट किया अगर ये स्फीयर कंप्लीट होता तो उसने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है इस वैल्यू में, जो वैल्यू आएगी फ्लक्स की उसमें ये भी एडेड है। लेकिन हमारा तो सरफेस ओपन था तो हमने गलत एस्टिमेशन कर लिया, इसलिए ओपन सरफेस पे हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब ये समझ आता है। तो ये हमने देख लिया कि चार्ज एनक्लोज है, कोई टेंशन नहीं है। गॉसियन सरफेस का शेप साइज ये कुछ भी हो सकता है, बस इट शुड बी ए क्लोज्ड सरफेस और चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे यूजिंग दैट कंसेप्ट ऑफ गोज लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इससे पिछली स्लाइड से अगले कल स्टार्ट करेंगे। इस यहाँ तक पढ़ लेते हैं अभी, ये क्वेश्चन करो सब लोग। A point charge q is placed at the center of a sphere. At the center of a sphere, find out the electric flux passing through the hemispherical part. Passing through hemispherical part of it. ठीक है, स्फीयर के हेमिस्फेरिकल पार्ट से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, करो। Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्या? देखो करके देखो बेटा।
a point charge q placed at the center of a sphere, find out the electric flux passing through the hemispherical part of the sphere, है ना। तो अगर बेटा स्फीयर होता है, कंप्लीट स्फीयर है मान लो, तो उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q by epsilon में ये चार्ज Q by रखा, ठीक है। तो इस पूरे स्फीयर से जैसे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगे बेटा। तो क्या बोलेंगे, कितना फ्लक्स है गोज लॉ से अगर पूरे स्फीयर की बात करें तो? क्यू बाय क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज क्यू था, तो यूजिंग गोज लॉ स्फीयर के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आधा स्फीयर की बात करें, ओनली द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ इट, है ना, अपर पार्ट ऑफ इट, तो कितनी लाइनें जा रही हैं? क्यू बाय आधी होगी आधी जाएंगी ना, जितनी स्फीयर से जाएंगी उससे आधी जाएंगी। तो फ्लक्स कितना होगा फिर? क्यू बाय टू Q by 2 epsilon naught है ना। तो फाई थ्रू हेमिस्फेरिकल क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आया हमारा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं। मान लो बेटा, मान लो ये हेमिस्फीयर हमारा ऐसा होता, क्लोज्ड है ये, ठीक है, ऊपर भी इस पे बंद है, ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज का मतलब ऊपर भी यहाँ से बंद है, ये ओपन नहीं है, ठीक है, और साइड से तो है ही क्लोज्ड। अब इसके अंदर चार्ज क्यों रख देते हैं, तो अब क्या होगा बेटा फ्लक्स? Q by टू क्यू epsilon बाय naught थ्री एप्सिलॉन क्यू बाय टू क्यू एप्सिलॉन। बाय थ्री एप्सिलॉन। नहीं यार, क्यों होगा? क्लोज्ड है ना ये तो आपने बंद करके रख दिया उसके अंदर। पहले ये सेंटर पे सिचुएटेड था, तो क्या हो रहा था, ये इधर था तो आधा चार्ज आपका बाहर आ जा रहा था इससे, तो फ्लक्स आधे वाला ऊपर वाले पार्ट से जाता, नीचे वाला नीचे वाले से। बट अब हमने क्या किया, हमने चार्ज को अंदर रख दिया ना उसके, और बंद कर दिया हेमिस्फीयर को, तो इट इज ए क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल फ्लक्स विल, जितनी भी फील्ड लाइंस जाएंगी वो सारी इस हेमिस्फीयर के किसी न किसी पोर्शन से ही तो बाहर निकलेंगी बेटा। हाँ, तो ज्योमेट्री मैटर नहीं करती है सर। हाँ, ज्योमेट्री मैटर, शेप एंड साइज मैटर नहीं करता। तो इसके लिए ये क्लोज्ड होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज्ड है ये, है ना, ओपन नहीं है हेमिस्फीयर, ऐसे डिश टाइप का नहीं है, कटोरी जैसा नहीं है, बंद है। हाँ पूछो। फर्स्ट केस में हमने हेमिस्फेयर लिया था वो भी क्लोज्ड था। यहाँ पे इधर यस सर। बेटा इसमें क्या था, स्फीयर, होलो स्फीयर था, और आपने उसका आधा टुकड़ा काटा था, तो क्या हो गया उसमें, आपको दो कटोरी जैसे निकलेंगे ना, डिशेस। तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं अगर वो एक साइड से ओपन था? आज निकाल नहीं सकते, बट वो स्फीयर के ऊपर है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ इट लिखा है ना, कि आधे पार्ट से कितना निकल रहा होगा। सोचो, हमने यूज किया कंप्लीट स्फीयर का फॉर्मूला, और आधे वाले से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, दूसरे वाले से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सर। अरे टैप है मान लो, ये मैंने बोला कि ये यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, टोटल फ्लो रेट है आपका 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आधे में से कितना आएगा, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब नीचे वाले से, दोनों मिलके क्या हो गए, 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लो रेट एट इन 1 सेकेंड। तो ऐसा ही तो है ये। ओके सर। आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अब डाउट्स हैं तो रुक जाइए, बाकी जो लोग बेताब